थ्री बस पावर सिस्टम ये गिवन था, -J3 -J4 -J5 पर यूनिट एडमिटेंसेस गिवन थे ऑन 100 MVA बेस। थ्री बस पावर सिस्टम था, नंबर ऑफ बसेस ये पावर जनरेटेड PG एंड QG, पावर डिमांड था PD एंड QD, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड एंगल डेल्टा, PG QG फर्स्ट बस पे अननोन अननोन, PD एंड QD 0 0, ये मेगावाट MVAR, ये मेगावाट, ये MVAR। वोल्टेज फर्स्ट बस पे 1.02 पर यूनिट, एंगल डेल्टा 0 डिग्री। सेकेंड बस पे 25 एंड 15, PD एंड QD 50 25, ये अननोन्स। थर्ड बस 0 0 60 30, अननोन अननोन। डिटरमाइन करना था अननोन वैल्यू, सेकंड बस का वोल्टेज, थर्ड बस का वोल्टेज, एंगल डेल्टा। तो गॉस सीडल को कंसीडर किया था फॉर लोड बस PI एंड QI, नॉन वेरिएबल अननोन वेरिएबल V एंड डेल्टा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोड बस केवल, ये गॉस सीडल मेथड केवल लोड बस पे ही एप्लीकेबल है। गॉस सीडल को जनरेटर बस पे भी अप्लाई करेंगे तो जनरेटर बस पे क्या होगा, P एंड B स्पेसिफाइड होंगे, अननोन होगा Q एंड डेल्टा। जैसे IS बस के लिए, IS जनरेटर बस पे गॉस सीडल अप्लाई किया तो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी होगी QI एंड डेल्टा I। तो QI को तो हम निकालेंगे स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन से। क्या होता है स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन? QI इक्वल टू सम ऑफ K इक्वल टू 1 to n mod of I k mod of VI mod of VK साइन डेल I माइनस डेल के माइनस थीटा I के, और SI इज इक्वल टू PI प्लस JQI, यहीं से तो निकाला था PI एंड QI का इक्वेशन। क्या लिखा था इसको? VI इंटू I कॉन्जुगेट। तो इस कॉम्प्लेक्स पावर का इमेजिनरी पार्ट होता है QI। तो QI को ऐसे बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, किसका इमेजिनरी पार्ट? कितना आया था वो वैल्यू? VI इंटू आई कॉन्जुगेट का वैल्यू, मॉड ऑफ YI के मॉड ऑफ VK मॉड ऑफ VI एट एन एंगल डेल I माइनस डेल के माइनस थीटा I के। या तो साइन के फॉर्म में लिख दो, या साइन नहीं लिख रहे हैं तो R एट एन एंगल थीटा का इमेजिनरी पार्ट होता है Q। तो QI को ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, या साइन लगा दीजिए, एक ही बात। तो QI की वैल्यू तो यहां से निकाल लेते हैं, जो QI होता है उसका वैल्यू तो यहां से निकाल लिया जाएगा। एंगल डेल्टा I को हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे ith बस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस सीडल मेथड, तो डेल्टा I एंगल होगा ये VI का। डेल्टा I क्या होगा? एंगल ऑफ VI, ith बस के वोल्टेज के लिए एंगल है। तो इसमें गॉस सीडल मेथड से डेल्टा I कैलकुलेट करेंगे जनरेटर बस में, अभी देखेंगे आगे कैलकुलेट। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जनरेटेड पावर डिमांड पावर दिया हुआ है
इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इंजेक्ट पावर पी एंड क्यू। यहां हमें इंजेक्ट पावर नहीं दिया है, तो इंजेक्ट पावर को कैलकुलेट कर लीजिए पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इंजेक्ट पावर पी एंड क्यू। तो ये फर्स्ट बस, ये सेकंड बस, ये थर्ड बस। इंजेक्ट पावर पी फर्स्ट बस के लिए, इंजेक्ट पावर पी क्या होगा? इंजेक्ट पावर होता है जनरेटेड माइनस डिमांड। इंजेक्ट पावर पी जनरेटेड माइनस डिमांड, इंजेक्ट पावर क्यू जनरेटेड पावर माइनस डिमांड। तो इंजेक्ट पावर पी अननोन माइनस जीरो, वैल्यू क्या आएगा? अननोन। इंजेक्ट पावर क्यू एट फर्स्ट बस जनरेटेड माइनस डिमांड, अननोन माइनस जीरो, अननोन। मैग्नीट्यूड ऑफ वी फर्स्ट बस पे ये गिवन है, पर यूनिट वोल्टेज 1.02 पर यूनिट, डेल्टा 0 डिग्री। इंजेक्ट पावर पी सेकंड बस पे, ये 25 मेगावाट, ये 50 मेगावाट, जनरेटेड माइनस डिमांड 25 माइनस 50 माइनस 25 मेगावाट, 15 माइनस 25 माइनस 10 MVAR, ये अननोन, ये अननोन। थर्ड बस पे इंजेक्ट पावर 25, ये 0 माइनस 60 माइनस 60, 0 माइनस 30 माइनस 30, बाकी ये अननोन्स, ये अननोन्स। अब देखिए ये पर यूनिट में है, एडमिटेंसेस पर यूनिट में है, तो इस इंजेक्ट पावर को भी कन्वर्ट कर लो पर यूनिट में। ये जो मेगावाट है इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, MVAR जो आ रहा है इसको भी पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट बस पे वी एंड डेल्टा नोन है, पी एंड क्यू अननोन है, तो इसका मतलब ये पहला बस क्या है? स्लैक बस है, दैट इज वन ऑफ द जनरेटर बस। इन दोनों पर पी एंड क्यू स्पेसिफाइड है, पी एंड क्यू स्पेसिफाइड है, मतलब ये सेकंड एंड थर्ड बस क्या है? लोड बस है, ये लोड बस है। क्लियर है? ये 3 बस पावर सिस्टम। नाउ कन्वर्ट करो इस पी एंड क्यू को पहले पर यूनिट में, तो क्या होता है पी पर यूनिट? क्या बताया था आपको? मेगावाट अपॉन MVA बेस। MVA बेस क्या लिया जाए पूरे सिस्टम के लिए? क्या गिवन है? ये पर यूनिट एडमिटेंसेस किस MVA बेस पर गिवन है क्वेश्चन में? ऑन 100 MVA बेस। तो कॉमन MVA बेस सिस्टम के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं 100 MVA को ही। 100 MVA को ही क्या सिलेक्ट कर लिया? कॉमन MVA बेस। माइनस 25 मेगावाट है, तो इसको पर यूनिट में क्या लिखेंगे? 25 अपॉन 100 माइनस का आ जाएगा 0.25, तो ये आ गया माइनस का 0.25 इन पर यूनिट। ये पर यूनिट में बात हो रही है, ये पर यूनिट में लिख रहे हैं। माइनस 10 अपॉन 100 माइनस का 0.1 पर यूनिट, माइनस 60 अपॉन 100 माइनस 0.6 पर यूनिट, माइनस 0.3 पर यूनिट। ये आ गए पर यूनिट में इंजेक्ट पावर, ये आ गया। अब इस 3 बस पावर सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। फर्स्ट बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाइए इसका गिवन पावर सिस्टम का, क्योंकि y11, y12, y13, y21, y22, y23, y31, y32, y33 इनकी जरूरत पड़ेगी। जब ये अननोन क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें एडमिटेंसेस की। तो क्या करते हैं, अगर इंजेक्ट पावर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो पहले इंजेक्ट पावर कैलकुलेट कर लो जनरेटेड माइनस डिमांड से। अगर डायरेक्ट इंजेक्ट पावर दिया होता तो ये सब नहीं करते। हाँ, अगर वो मेगावाट MVAR में होती इंजेक्ट पावर तो पहले पर यूनिट में कन्वर्ट करते उसको। एडमिटेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडमिटेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। एडमिटेंस मैट्रिक्स आएगा, फिर निकालेंगे यूजिंग गॉस सीडल मेथड अननोन क्वांटिटी, वोल्टेज एट सेकंड बस, वोल्टेज एट थर्ड बस, फिर ये भी देखेंगे एंगल को। नाउ एडमिटेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। 3 बस का सिस्टम है तो किस ऑर्डर का बनेगा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स? 3x3 बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बाय बस इक्वल टू क्या होता है? y11, y12, y13, y21, y22, y23 कैपिटल, ये y31, y32 एंड y33, 3x3 ऑर्डर का ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनेगा। 3 बस पावर सिस्टम के भी ने ये बनेगा। क्या होता है y11?
y22 and y33 that is diagonal element at first bus. ये y11 को हमने क्या बोला था? टोटल एडमिटेंस इंसिडेंट एट फर्स्ट बस, मतलब फर्स्ट बस पर जो भी लाइन कनेक्टेड है उन सभी के एडमिटेंस का सम। तो y11 को क्या लिख रहे थे? अब यहाँ शंट एलिमेंट तो है नहीं कुछ फर्स्ट बस सेकंड या थर्ड पे, y11 को क्या लिखेंगे? कौन सी लाइन आ रही है फर्स्ट बस पे? एक तो 12 एंड 13, तो एडमिटेंस आएंगे y12 प्लस y13। y12 की वैल्यू क्या है? -j3, y13 का वैल्यू -j4, तो ये आ गया माइनस का j7। कैपिटल y11 क्या आ गया? -j7, तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस का j7। कैपिटल y12 क्या होता है? कैपिटल y12 माइनस स्मॉल y12 माइनस टाइम्स, एंड स्मॉल y12 की वैल्यू क्या है? 12 लाइन का एडमिटेंस माइनस का j3, ये क्या है? माइनस का j3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j3। सिमिलरली कैपिटल y13 माइनस टाइम्स ऑफ स्मॉल y13 माइनस टाइम्स स्मॉल y13 की वैल्यू है -j4, तो ये आ जाएगा प्लस का j4 प्लस j4। y12 y13 y11 ये आ जाएंगे, पुट कर दो इसकी जगह, y12 की जगह j3, y13 की जगह j4, y कैपिटल y21 और कैपिटल y12 ये तो सेम ही होता है। कैपिटल y12 कैपिटल y21 माइनस y12, तो कैपिटल y21 की वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, ये भी माइनस y12 के इक्वल है। क्या है? माइनस माइनस j3 दैट इज प्लस j3। y22 टोटल एडमिटेंस इंसिडेंट एट सेकंड बस, तो सेकंड बस पे जो भी लाइन कनेक्ट है उनके एडमिटेंस का सम। कौन सा लाइन कनेक्ट है? एक तो सेकंड बस पे 21 या 12 कुछ भी बोलो, y21 y12 स्मॉल y12 स्मॉल y21 बोथ आर सेम, तो एक तो आ जाएगा y12 प्लस y23। y12 का वैल्यू कितना है? -j3, y23 की वैल्यू क्या है? -j5, तो ये आ जाएगा माइनस का j8। ये सब पर यूनिट में है, ये सब पर यूनिट में आ रहे हैं वैल्यू। y21 क्या आया था? j3, ये आ गया माइनस का j8, y23 कितना है? कैपिटल y23 माइनस टाइम्स स्मॉल y23, और y23 की वैल्यू है माइनस का j5, तो ये आ गया प्लस का j5। ये क्या है? कैपिटल y23। y31 क्या है? कैपिटल y31 माइनस स्मॉल y13, y13 क्या है? -j4, ये होगा -y13, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ -j4, y31 माइनस y13 और माइनस y स्मॉल 31, तो ये माइनस का j4 प्लस j4 आ जाएगा वैल्यू। ये क्या आ गया? कैपिटल y31 j4 के इक्वल। y32 कैपिटल y32 माइनस स्मॉल y32 या स्मॉल y23 कुछ भी बोलो, माइनस टाइम्स -j5, तो प्लस j5, पर यूनिट में आ जाएगा ये y32। पुट कर दो यहाँ वैल्यूज, j5 y33 क्या होगा? ये नोट कर लिया ना? नोट कर लिया ये वाला पार्ट? नोट कर लिया ये? यस सर। कैपिटल y33 कितना है? थर्ड बस से जो भी लाइन कनेक्टेड है, y31 y32 या y13 y23 भी बोल सकते हैं।
y31 माइनस J4 माइनस J5, तो ये आ गया माइनस का J9 पर यूनिट, माइनस का J9 पर यूनिट। ये आ गया बस एडमिटेंस मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। ये आ जाएंगे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, सभी एडमिटेंसेस के वैल्यू ये मिल गए। नाउ अब सेकंड बस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। देखिए यूजिंग गॉस सीडल मेथड, नोट कर लीजिए इसको। अब यहीं पे डिस्कस करेंगे हम कि गॉस सीडल ये लोड फ्लो एनालिसिस क्यों फेल हो जाता है, एब नॉर्मल कंडीशन या डायनामिक कंडीशन। ये केवल नॉर्मल कंडीशन में ही क्यों एप्लीकेबल होता है, यहां पे देखेंगे रीजन इसका। नोट कर लिया है? डन सर, हो गया। नाउ देखिए ये है इंजेक्ट पावर P इंजेक्ट पावर Q, ये V एंड डेल्टा। जहां तक बात फर्स्ट बस पे है तो P एंड Q अननोन, V एंड डेल्टा नोन। क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड बस वोल्टेज, थर्ड बस वोल्टेज। अब वो कितने भी इटरेशन क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा सेकंड इटरेटिव वैल्यू। तो देखिए हमने कल कैलकुलेट किया था यूजिंग गॉस सीडल मेथड, यूजिंग गॉस सीडल वोल्टेज एट ith बस VI इक्वल टू कितना आया था, 1/YII कैपिटल PI माइनस JQI अपॉन VI कॉन्जुगेट माइनस सम ऑफ K इक्वल टू 1 to N YI के इंटू VK, ये आया था। ये होता है ith बस का वोल्टेज यूजिंग गॉस सीडल मेथड। सपोज हम किस बस का वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सेकंड, I की वैल्यू हो जाएगी 2 एट सेकंड बस, मींस I इक्वल टू 2, सो V2 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कैपिटल Y22 P2 माइनस JQ2, ये क्या है, इंजेक्ट पावर एट सेकंड बस P2 एंड Q2, V2 का कॉन्जुगेट। अब V2 तो अननोन है, V2 तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, अभी देखेंगे इसको भी। V2 कॉन्जुगेट माइनस इस सम को ओपन करेंगे, I इज इक्वल टू 2 है, कितने बस का पावर सिस्टम है, 3 बस, तो N की वैल्यू कितनी है, 3। व्हेन K इक्वल टू 1, I तो कितना है 2, सेकंड बस के वोल्टेज की बात कर रहे हैं, I 2 है, तो I 2 है तो वैल्यू आएगी Y21 इंटू V1। फिर I 2 है, K का वैल्यू क्या रखा जाएगा, इस इक्वेशन में K इज नॉट इक्वल टू I होता है। ये जब हमने ड्राइव किया था तो K इज नॉट इक्वल टू I, मतलब K की वैल्यू यहाँ 2 नहीं होगी, K का वैल्यू 1 रखेंगे एंड 3 रखेंगे। याद कीजिए जब VI निकाला था ith बस का वोल्टेज, तो यही तो रखा था K इज नॉट इक्वल टू I, वो टर्म मिसिंग हो रहा था ना। तो I की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे 3। I 2 तो ये आई गया, सॉरी K का वैल्यू 1 और 3 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे। I तो 2 है ही, तो Y 2, अब K की वैल्यू 3, तो 2 3 हो जाएगा ये, एंड V3 हो जाएगा। अब थर्ड बस का वोल्टेज तो अभी कैलकुलेट किया ही नहीं है, तो यहाँ जो V3 आ रहा है ये क्या है, सेकंड बस का वोल्टेज भी अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो V2 आ रहा है ये क्या है, तो देखिए क्या है ये जो V2 कैलकुलेट हो रहा है, ये V2 की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, फर्स्ट इटरेशन वोल्टेज, फर्स्ट इटरेशन का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड बस का V21। तो जब फर्स्ट बस का फर्स्ट इटरेशन का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड बस पे, तो ये न्यूमेरिकल मेथड है गॉस सीडल भी। यहां भी जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
तो ये जो V2 कॉन्जुगेट है इसका मतलब है ये V2 नॉट कॉन्जुगेट है, इनिशियल वैल्यू का कॉन्जुगेट, इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू वोल्टेज की। ऐसे ही ये जो थर्ड बस का वोल्टेज आ रहा है, थर्ड बस के वोल्टेज का वैल्यू तो अवेलेबल ही नहीं है ना, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये हमारे पास। क्या अवेलेबल होगा इनिशियल सॉल्यूशन V3 नॉट, ये पता करना होगा। अभी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है स्टार्टिंग में, एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वोल्टेज की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल होगी, इनिशियल वैल्यू। तो ये थर्ड बस के वोल्टेज की आएगी इनिशियल वैल्यू, ये सेकंड बस के वोल्टेज का इनिशियल वैल्यू का कॉन्जुगेट। क्लियर है? फर्स्ट बस पे तो गिवन है ना वी, ये फर्स्ट बस पे तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ये तो दिया हुआ है फर्स्ट बस पे V1 1.02 पर यूनिट, डेल्टा 1 इक्वल टू दिया हुआ है 0 डिग्री, ये हमें गिवन है। सेकंड बस का वोल्टेज ये नहीं गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे चाहिए V2 नॉट, इनिशियल वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये कितना है ये पता करना है, एंड एंगल का भी इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है सेकंड बस के लिए वो भी पता करना है। फिर अननोन कैलकुलेट करना है V3 थर्ड बस का वोल्टेज, तो इसकी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पता है, पहले ये पता करो। डेल्टा 3 नॉट इसका भी इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें। कोई भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे, पहला काम है इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करो। क्वेश्चन में बोला नहीं गया क्या है इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कुछ गिवन ही नहीं है, तो पहले वो पता करेंगे। वो पता चल जाएगा तो सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर कैलकुलेट करेंगे थर्ड बस का, सिमिलरली थर्ड बस का वोल्टेज फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। एट थर्ड बस दैट इज I इज इक्वल टू पुट करेंगे 3, तो वैल्यू आएगी V3 इक्वल टू 1 अपॉन Y33 P3 माइनस JQ3 अपॉन V3 का कॉन्जुगेट। V3 कॉन्जुगेट का मतलब इनिशियल वैल्यू का कॉन्जुगेट आएगा, माइनस I इज इक्वल टू तो 3 है तो Y3 K इज इक्वल टू 1 31 इंटू V1 माइनस K की वैल्यू यहाँ 3 नहीं रखेंगे तो K की वैल्यू 2 होगी, तो I तो 3 है K2 Y32 इंटू V2 की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल होगी हमारे पास, जब हम थर्ड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास जब थर्ड बस का वोल्टेज निकालेंगे तो V2 1 अवेलेबल होगा, क्योंकि सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, तब ये कैलकुलेट करने जाएंगे। तो सेकंड बस के वोल्टेज की वैल्यू यहाँ जो आ रही है ये कौन सी होगी, जितना आगे जाएंगे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल है उसको रखेंगे। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या अवेलेबल होगी सेकंड बस के वोल्टेज की V2 1, ये कैलकुलेट कर लेंगे ना। ये इक्वेशन बनेगी थर्ड बस के वोल्टेज की, ये फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू है थर्ड बस के वोल्टेज का भी V3 1 आ जाएगा, ये फर्स्ट इटरेशन का वोल्टेज। ऐसे ही सेकंड इटरेशन के लिए बनाएंगे, पहले इनको कैलकुलेट करते हैं फिर देखते हैं सेकंड। तो अब बात ये है कि ये जो इनिशियल वैल्यू चाहिए हमें वोल्टेज की V2 नॉट V3 नॉट, ये क्या सिलेक्ट करें। ऐसे ही ये जो इनिशियल वैल्यू चाहिए एंगल का, ये क्या सिलेक्ट करें, क्या क्राइटेरिया होता है इनिशियल वैल्यू कंसीडर करने का। इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये जो कैलकुलेट करते हैं ये कैसे लिया जाता है, वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है इसका ये इनिशियल वैल्यू क्या लिया जाए, V2 नॉट V3 नॉट का इनिशियल वैल्यू क्या लिया जाए, एंगल का इनिशियल वैल्यू क्या लिया जाए, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ टू डिसाइड इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे लिया जाता है। तो देखो जरा इसको समझ लो पहले। अब ये इनिशियल वैल्यू वोल्टेज की या एंगल की क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्ट कैसे करते हैं पावर सिस्टम में, इसका क्राइटेरिया क्या है इसको समझ लीजिए पहले, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, बिना इनिशियल वैल्यू के हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये सेकंड बस का वोल्टेज थर्ड बस का वोल्टेज ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे गॉस सीडल मेथड से जब तक हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पता होगी। तो सबसे पहला काम इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करने का तरीका क्या होता है, तो देखो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कैसे सिलेक्ट करेंगे उसकी बात करते हैं। नोट कर लिया ये सब, नोट कर लिया, नोट कर लिया नो। देखिए
पावर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम में हम ये बोलते हैं, इन द पावर सिस्टम वी वांट टू मेंटेन इक्वल वोल्टेज एट ईच बस, ऐसा बोलते हैं। जैसे सेंडिंग एंड का वोल्टेज है 11 केवी, हम ये चाहते हैं कि रिसीविंग एंड पे भी वोल्टेज क्या मेंटेन हो जाए, 11 केवी। वी वांट टू मेंटेन सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस इन द पावर सिस्टम, हम सेम वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन करना चाहते हैं पावर सिस्टम में हर बस पे, ये बोला जाता है। अब यहां तो बात ठीक है, जैसे ये 11 केबी का वोल्टेज है सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड पे भी 11 केबी, हम ये चाहते हैं लाइन में कोई ड्रॉप ही ना हो, सेम वोल्टेज मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर सपोज ट्रांसफार्मर यहां पर आ जाए, ये ट्रांसफार्मर आ गया, ये ट्रांसफार्मर आ गया पावर सिस्टम में, जैसे ये वोल्टेज था 11 केबी, यहां पर 11 केबी बाय 220 केबी, और सपोज ये है 220 केबी बाय 33 केबी। अब यहां कितना वोल्टेज मेंटेन है, 11 केबी, और रिसीविंग एंड पे कितना आ रहा है रेटेड वोल्टेज का वैल्यू, 33 केबी। या ऐसे समझ लो कि सपोज एक ही लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, सिंपलिसिटी के लिए ऐसे समझ लीजिए, इस लाइन में अगर बोला जाए कि एक ट्रांसफार्मर आ गया, यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है केवल, ये 11 है तो ये 11 केबी, और ये है सपोज 33 केबी, यहां पर 11 केबी आ रहा है, यहां कितना आ गया 33 केबी, ऐसे समझ लीजिए उसी चीज को। अब तो इक्वल वोल्टेज नहीं मेंटेन हो रहा है हर बस पे, ये 11 केबी है, ये 33 केबी, तो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, वी वांट टू मेंटेन सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस इन द पावर सिस्टम, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है अभी। एक्चुअल में ये नहीं बोला जाता वी वांट टू मेंटेन सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस, उसका मीनिंग ये है वी वांट टू मेंटेन आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस, दैट इज इक्वल वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस इन द पावर सिस्टम। आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल इन द पावर सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली ये होता है स्टेटमेंट, वी वांट टू मेंटेन रेटेड वोल्टेज एट ईच बस, हम हर बस पे पावर सिस्टम में रेटेड वोल्टेज मेंटेन करना चाहते हैं, और इसी का मीनिंग ये होता है वी वांट टू मेंटेन आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस। देखो क्या है इसका मीनिंग, ये भी रेटेड वोल्टेज है 11 के भी, ये 33 भी रेटेड वोल्टेज है, वी वांट टू मेंटेन रेटेड वोल्टेज एट ईच बस इन द पावर सिस्टम, दैट मींस आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल वी वांट टू मेंटेन एट ईच बस इन द सिस्टम, हम आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन करना चाहते हैं सिस्टम में। देखिए जैसे V पर यूनिट क्या होता है, V एक्चुअल अपॉन बेस वोल्टेज, यही तो होता है, और बेस वैल्यू क्या सिलेक्ट करते हैं, जो रेटेड होती है। तो देखिए इस बस पे एक्चुअल वोल्टेज कितना है 11 केवी, और इस बस में मैं बेस वैल्यू क्या सिलेक्ट करूंगा, जो रेटेड है वही क्या लिया जाएगा, बेस केबी बेस, इस बस पे कितना लेंगे 11, एक्चुअल वोल्टेज भी कितना है इस बस पे 11 केवी। तो रेटेड वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू क्या आती है, जैसे इस बस पे रेटेड वोल्टेज 11 है, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू आएगी 11 अपॉन केबी बेस, क्या सिलेक्ट करेंगे 11, 11 बाय 11 1 pu। अब इस बस पे भी रेटेड वोल्टेज मेंटेन है 33 केबी, तो 33 केबी के लिए पर यूनिट वैल्यू क्या आएगा, इसकी बेस वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे 33, और रेटेड वोल्टेज भी कितना मेंटेन है बस पे 33, तो पर यूनिट वैल्यू यहां भी क्या आ गई 1 pu। तो रेटेड वोल्टेज वी वांट टू मेंटेन एट ईच बस, उसका मतलब होता है 1 pu, 1 pu, ये हो गया या नहीं, सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस। इसको बोलते हैं वी वांट टू मेंटेन आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल, दैट इज सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस, उसका मतलब होता है 1 pu, दैट इज रेटेड वोल्टेज वी वांट टू मेंटेन एट ईच बस इन द पावर सिस्टम। ये है करेक्ट स्टेटमेंट, हम ये करना चाहते हैं, वी वांट टू मेंटेन आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल, सेम वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच बस, उसका मीनिंग ये है रेटेड वोल्टेज हर बस पे हम मेंटेन करना चाहते हैं। ये बात क्लियर है, रेटेड वोल्टेज हम मेंटेन करना चाहते हैं हर बस पे पावर सिस्टम में, उसका मीनिंग होता है दैट इज आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल वी वांट टू मेंटेन एट ईच बस, क्योंकि वोल्टेज को रेटेड से ज्यादा तो करते नहीं है, हम हर बस पर रेटेड वोल्टेज ही मेंटेन करना चाहते हैं, और रेटेड वोल्टेज का मतलब 1 पर यूनिट। तो हमारे पास क्राइटेरिया अवेलेबल है कि हर बस पे हम कितना वोल्टेज मेंटेन करना चाहते हैं, आइडियली 1 pu, ये क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल है। देखो जरा, फॉर एग्जांपल सपोज
ये एक पावर सिस्टम है, 4 बस है इसमें पावर सिस्टम में। ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पर ये ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है एक, ये एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, ये एक और ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और ये एक और लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड। ये एक सिस्टम है, देखो जरा। से दिस वोल्टेज इज, ये वोल्टेज है सपोज 11 kV बाय 33 kV, 11 kV बाय 33 kV, ये वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर है 11 बाय 33। तो ट्रांसफार्मर की ये वाली वाइंडिंग 11 kV के लिए रेटेड है, तो इस बस पर रेटेड वोल्टेज कितना मेंटेन है? 11 kV। मतलब kV बेस जो सिलेक्ट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 11 kV। इस बस पर रेटेड वोल्टेज भी 11 है और kV बेस भी 11 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेस वैल्यू क्या लेते हैं? जो रेटेड होता है। तो इस बस पर यूनिट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 1 pu, ये आ जाएगा 1 पर यूनिट। रेटेड वोल्टेज भी इस बस पे 11 आ रहा है और बेस वैल्यू भी 11 के भी सिलेक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 पर यूनिट। ये रेटेड है, ये वाला वाइंडिंग 33 kV के लिए, तो इस बस पे कितना जा रहा है रेटेड वोल्टेज? 33 kV। ये एक और ट्रांसफार्मर लगा है, ये है सपोज 33 kV बाय 220 kV। तो 33 kV के लिए ये वाइंडिंग रेटेड है, ये वाइंडिंग 33 kV के लिए रेटेड है, तो कितना रेटेड वोल्टेज आ रहा है इस बस पे? 33 kV। तो बेस वैल्यू क्या सिलेक्ट होगी यहाँ वोल्टेज के इस बस पे? 33 अपॉन 33, दैट इज 1 पर यूनिट। आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल आ गई 1 पर यूनिट। वन मोर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड हियर, से 220 kV by 11 kV। This winding rated for 220 kV, this winding rated for 220 kV, so rated voltage maintain here 220 kV। kV बेस क्या सिलेक्ट होगा इस बस पे? 220 kV। तो पर यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? दैट इज रेटेड वोल्टेज का पर यूनिट 1 pu। दिस वाइंडिंग रेटेड फॉर 11 kV और इस बस पे भी 11 kV, तो यहाँ रेटेड वोल्टेज कितना है? 11 kV, मींस 1 पर यूनिट। इसका मीनिंग है 1 पर यूनिट। देखिए पावर सिस्टम अभी नॉर्मल कंडीशन में है, पावर सिस्टम में अभी कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई अबनॉर्मल कंडीशन की बात नहीं है, अभी पावर सिस्टम अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो हर बस पर पावर सिस्टम में कितना वोल्टेज मेंटेन हो रहा है? 1 पर यूनिट एट ईच बस। आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन एट ईच बस इन द पावर सिस्टम। अभी पावर सिस्टम में आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन हो रहा है हर बस पे। पावर सिस्टम अभी नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है, हर बस पे कितना वोल्टेज मेंटेन हो रहा है? 1 पर यूनिट। आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल हर बस पे मेंटेन हो रहा है अभी पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में। नाउ तो हमें यह पता है कि हम क्या करना चाहते हैं पावर सिस्टम में। आइडियली वी वांट टू मेंटेन सेम वोल्टेज प्रोफाइल, मींस 1 पर यूनिट एट ईच बस वी वांट टू मेंटेन इन द पावर सिस्टम। तो क्राइटेरिया अवेलेबल है हमारे पास आइडियल प्रोफाइल का, क्या है? 1 पर यूनिट वोल्टेज की 1 pu वैल्यू हम मेंटेन करना चाहते हैं हर बस पर सिस्टम में। ये तो बात हुई है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अब अगर ये बोला जाए एब नॉर्मल कंडीशन, तो क्या सिलेक्ट करें? इनिशियल वैल्यू वोल्टेज की। इनिशियल वैल्यू का क्राइटेरिया क्या होता है? जो फाइनल वैल्यू होती है उसके आसपास ली जाती है इनिशियल वैल्यू। अब वोल्टेज की कितना है रेटेड वैल्यू? पर यूनिट वैल्यू वोल्टेज का कितना मेंटेन हो रहा है हर बस पे? 1 पर यूनिट। तो 1 पर यूनिट के आसपास का ही वोल्टेज हम इनिशियल वैल्यू एज्यूम करेंगे। क्राइटेरिया अवेलेबल है ना, वोल्टेज की कितनी वैल्यू मेंटेन करना चाहते हैं पावर सिस्टम में हम हर बस पे? 1 पर यूनिट। तो इनिशियल वैल्यू 1 pu के आसपास ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे 0.99, 0.98, या आइडियली 1 पर यूनिट ही ले लेंगे इनिशियल वैल्यू वोल्टेज का, कुछ गिवन नहीं है तो यहां पर क्राइटेरिया अवेलेबल है इनिशियल वैल्यू वोल्टेज के लेने का आइडियल प्रोफाइल के सिमिलर, इक्वल ले लो आइडियल प्रोफाइल। इसलिए कहीं भी पावर सिस्टम में अगर हमें इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है वोल्टेज की, तो क्या सिलेक्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू वोल्टेज का? गॉस सीडल मेथड में या कहीं भी वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो क्या सिलेक्ट करें? V2 नॉट पर यूनिट 1 pu एंड V3 नॉट 1 पर यूनिट। इनिशियल वैल्यू का क्राइटेरिया मिल जाएगा या नहीं अब? क्योंकि हमारे पास फाइनल वैल्यू पता है वोल्टेज की, कितनी मेंटेन करना चाहते हैं हर बस पे? 1 पर यूनिट। तो इनिशियल वैल्यू इसके आसपास ही सिलेक्ट करो, या तो 1.001
या 0.99 0.98 या 1 पर यूनिट। सपोज ये 1 पर यूनिट ही सिलेक्ट कर लिया। ये है क्राइटेरिया इनिशियल वैल्यू वोल्टेज के सिलेक्ट करने का। तो वोल्टेज का इनिशियल वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे हम? 1 पर यूनिट। गिवन नहीं है तो ये सिलेक्ट करेंगे। आइडियल प्रोफाइल वी वांट टू मेंटेन एट ईच बस इन द सिस्टम। आइडियल प्रोफाइल का मतलब ये 1 पर यूनिट, दैट इज रेटेड वोल्टेज वी वांट टू मेंटेन इन द पावर सिस्टम। ये स्टेटमेंट क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एब नॉर्मल कंडीशन में लोड फ्लो एनालिसिस फेल हो जाता है, या डायनामिक कंडीशन में भी लोड फ्लो एनालिसिस फेल हो जाता है। ये जो न्यूटन राप्सन गॉस सीडल है ये फेल हो जाते हैं, एप्लीकेबल नहीं होंगे। वाई? चाहे न्यूटन राप्सन हो चाहे गॉस सीडल हो, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड हो, किसी भी न्यूमेरिकल मेथड से हम सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू अवेलेबल होगी। अगर इनिशियल सॉल्यूशन ही अवेलेबल ना हो, इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही अवेलेबल नहीं हो, तो हम न्यूटन राप्सन या गॉस सीडल अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। याद कीजिए न्यूटन राप्सन में रिजल्ट कैसे निकाला था? एज्यूम किया था लेट द सॉल्यूशन x इक्वल टू x नॉट प्लस डेल x। x नॉट क्या था? इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। विदाउट इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते न्यूमेरिकल मेथड में। तो अब देखो रीजन क्या होता है कि नॉर्मल न्यूटन राप्सन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड एबनॉर्मल कंडीशन या डायनामिक कंडीशन में फेल क्यों हो जाएगा, उसका रीजन अब देखिए। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है कि सिस्टम में फॉल्ट आ गया या एक्सेसिव ओवरलोड की कंडीशन आ गई। तो सपोज ये 4 बस का सिस्टम है, इसमें इस पर्टिकुलर बस पे सपोज फॉल्ट अकर्स हो गया, ये फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ फॉल्ट अकर्स इन द पावर सिस्टम। इस पर्टिकुलर बस पे यहाँ फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया इस पर्टिकुलर बस पे। जिस जगह पे शॉर्ट सर्किट होता है, जहां फॉल्ट आता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वोल्टेज कितना मेंटेन होता है? अगर फॉल्ट पॉइंट का इंपीडेंस 0 है तो वोल्टेज उस बस पे कितना आएगा शॉर्ट सर्किट में? 0। फॉल्ट पॉइंट का इंपीडेंस 0 होने का मतलब सॉलिड फॉल्ट अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट अगर हुआ, इन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बिकम 0, तो इस बस पे वोल्टेज आइडियली 0 हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर फॉल्ट पॉइंट का कुछ इंपीडेंस होगा तो उस इंपीडेंस ड्रॉप जो भी आएगा, इंपीडेंस का ड्रॉप स्मॉलर, वो वोल्टेज मेंटेन होगा इस बस पे। आइडियली तो 0 वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट जैसे ही आएगा इस बस पे, तो जहां भी शॉर्ट सर्किट आएगा वहां वोल्टेज 0 आइडियली 0। प्रैक्टिकली ये वोल्टेज बहुत स्मॉल होगा, 0.1 0.2 इस टाइप से। अब देखिए जिस भी जगह सिस्टम में फॉल्ट आता है, कहीं भी पूरे सिस्टम में फॉल्ट अगर आता है, तो हम फॉल्ट पॉइंट को बोलते हैं सिस्टम में फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक। फॉल्ट पॉइंट जो होता है वो सिंक की तरह एक्ट करता है सिस्टम में। इसका मतलब क्या है? जैसे ये सिस्टम है, ये एक पावर सिस्टम है, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसफॉर्मर और ये कोई लोड लगा है। अगर यहां बोला जाए कि इस लाइन में फॉल्ट आ गया, इस पावर सिस्टम में, इस ट्रांसमिशन लाइन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट अकर्स हो गया, फॉल्ट आ गया यहां, तो क्या बोलते हैं? फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम। जैसे इस एफ पॉइंट पे फॉल्ट आया है, यहां पर फॉल्ट पॉइंट इज एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर साइड से करंट फीड होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू द फॉल्ट पॉइंट। कहां आ जाएगी करंट? इनटू द फॉल्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट आया है, तो यहां शॉर्ट सर्किट है, तो आगे कोई करंट या पावर ट्रांसफर होगा क्या लोड को? जनरेटर साइड से कोई इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट जाएगा क्या लोड के लिए? जैसे ये लोड लगा हुआ है, मोटर है, यहां पर ये मोटर है लोड, ये एक सिंक्रोनस मोटर लगी हुई है, लोड है सिंक्रोनस मोटर, ये एक मोटर है। मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट चाहिए होता है, तो मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जा रही थी यहां से जनरेटर के थ्रू। जैसे ही सिस्टम में यहां शॉर्ट सर्किट आया तो सारा का सारा करंट और पावर इनटू द शॉर्ट सर्किट जाएगा। नो इलेक्ट्रिकल इनपुट इज गिवन टू द मोटर, नो इलेक्ट्रिकल इनपुट इज गिवन टू द लोड की तरफ कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं जा रहा है ड्यूरिंग द फॉल्ट। लेकिन सपोज मोटर रनिंग कंडीशन में था, 1000 आरपीएम की स्पीड से मोटर रोटेट कर रहा था, और एकदम यहां सिस्टम में फॉल्ट आ गया, तो मोटर, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल इनपुट जाना बंद हो गया मोटर के पास, तो मोटर की स्पीड एकदम स्टॉप हो जाएगी। 1000 आरपीएम से घूम रही थी, नो इलेक्ट्रिकल इनपुट इज गिवन टू द मोटर कैन नॉट बी स्टॉप सडनली ड्यू टू इट्स इनर्शिया और स्टोर काइनेटिक एनर्जी। जो मोटर है उसका कुछ ना कुछ वेट है, जो रोटर रोटेट कर रहा है, रोटर का वेट होगा, दैट इज इनर्शिया, और रोटेशन में था मोटर, तो उसने स्टोर काइनेटिक एनर्जी कर रखा है मोटर में। मोटर रोटेशन में था, तो रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रखा है।
तो ड्यू टू इट्स स्टोर काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू इट्स इनर्शिया मोटर कैन नॉट बी स्टॉप सडनली। कोई भी चीज मोशन में है वो एकदम नहीं रुक सकता। जो भी चीज है जिसका भी कुछ इनर्शिया होगा वो एकदम स्टॉप नहीं हो सकती इनर्शिया की वजह से। तो क्या होगा, मोटर एकदम तो स्टॉप होगा नहीं, तो विदाउट इलेक्ट्रिकल इनपुट के भी मोटर घूमता रहेगा कुछ देर के लिए। विदाउट इलेक्ट्रिकल इनपुट के मोटर घूम रहा है, इसका मतलब मोटर एक्टिंग एज ए जनरेटर। मोटर में कौन सा एक्शन आ गया है, जनरेटर, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिकल इनपुट के कौन रोटेट करता है, जनरेटर। हम जनरेटर को घुमाते हैं एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। जनरेटर में कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं दिया जाता। तो ड्यूरिंग द फॉल्ट मोटर एक्टिंग एज ए जनरेटर। फॉल्ट के टाइम पर मोटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, जनरेटर की तरह। और जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल का मतलब रोटेशन की वजह से जो पावर बनती है। तो यहां मोटर क्यों रोटेट कर रहा है विदाउट इलेक्ट्रिकल इनपुट के, ड्यू टू इट्स इनर्शिया और ड्यू टू इट्स स्टोर काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से रोटेट कर रहा है। तो ये जो मोटर होगी यहां पर, ये जनरेटर एक्शन आ जाएगा मोटर में भी ड्यूरिंग द फॉल्ट। मोटर ऑल्सो स्टार्ट फीडिंग करंट इनटू द फॉल्ट पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जो कुछ भी कनेक्ट होगा सराउंडिंग में आसपास सभी जगह से करंट फीड होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू द फॉल्ट पॉइंट। इसलिए बोलते हैं फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम। फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम का मतलब सराउंडिंग में सभी जगह से करंट फॉल्ट पॉइंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मीनिंग होता है फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम का। क्लियर है ये बात, सभी जगह से करंट कहां आनी स्टार्ट हो जाएगी, इनटू द फॉल्ट पॉइंट। फॉल्ट पॉइंट में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है, फॉल्ट पॉइंट एक्टिंग एज ए सिंक इन द सिस्टम। तो यहां भी देखो, अब ये शॉर्ट सर्किट आया इस बस पे, तो शॉर्ट सर्किट में हमें पता है लार्ज करंट ड्यूरिंग द फॉल्ट, लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट ड्रॉ करेगा। और फॉल्ट पॉइंट में सभी जगह से करंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से भी करंट इनटू द फॉल्ट पॉइंट जाएगा, यहां से भी करंट इनटू द फॉल्ट पॉइंट जाएगा, सभी जगह से करंट फॉल्ट पॉइंट में जाना स्टार्ट हो जाएगी। जब सभी जगह से करंट फॉल्ट पॉइंट में जानी स्टार्ट हो जाएगी तो हर जगह ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट हर जगह से फीड होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू द फॉल्ट पॉइंट। हर जगह लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो अब किसी भी बस पे वोल्टेज 1 पर यूनिट मेंटेन नहीं होगा। अब किसी भी बस पे वोल्टेज 1 पर यूनिट मेंटेन नहीं होगा, कब, ड्यूरिंग द फॉल्ट। जैसे यहां वोल्टेज कुछ और मेंटेन हो रहा है, यहां पर जैसे फॉल्ट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है इस बस से, उससे डिसाइड होगा कि कितना वोल्टेज किस बस पे मेंटेन होगा। अब यहां वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, पता ही नहीं है कि कितना वोल्टेज मेंटेन होगा। जैसे सपोज यहाँ पर 0.8 पर यूनिट है, यहाँ पर वोल्टेज है 0.5 पर यूनिट, यहाँ वोल्टेज है 0.6 पर यूनिट। तो किसी भी बस पर वोल्टेज अब एक जैसा मेंटेन नहीं है, हर बस पर वोल्टेज डिफरेंट। कब, एबनॉर्मल कंडीशन जब आ जाए सिस्टम में लाइक फॉल्ट। तो अब ये बताओ, जब किसी भी बस पर वोल्टेज सेम अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया अवेलेबल है वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करने का। नॉर्मल कंडीशन में तो पता था कि हर बस पे आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन होता है 1 pu, तो क्राइटेरिया अवेलेबल था इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करने का 1 पर यूनिट के आसपास। अब तो पता ही नहीं है कि किस बस पे कितना वोल्टेज मेंटेन है ड्यूरिंग द फॉल्ट। ड्यूरिंग द फॉल्ट एबनॉर्मल कंडीशन में कितना वोल्टेज किस बस पे मेंटेन है, ये क्राइटेरिया ही अवेलेबल नहीं है एग्जैक्टली। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया ही अवेलेबल नहीं होता कि अब इनिशियल वैल्यू क्या सिलेक्ट करें ड्यूरिंग द फॉल्ट और ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। दैट्स व्हाई हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिलेक्ट ही नहीं कर सकते एबनॉर्मल कंडीशन में। और जब तक इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बताइए गॉस सीडल या न्यूटन रॉप्सन से कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? नो। इसका मीनिंग है लोड फ्लो एनालिसिस फेल हो जाएगा, दैट इज न्यूटन रॉप्सन गॉस सीडल फेल हो जाएंगे ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस। ये ड्यूरिंग द फॉल्ट, ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि ये फेल हो जाता है मेथड लोड फ्लो ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, क्योंकि इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ही अवेलेबल नहीं होगा। ये बताइए क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर है ना ये? बताइए। यस सर। नाउ इनिशियल वैल्यू वोल्टेज की क्या सिलेक्ट कर ली? 1 पर यूनिट। वोल्टेज का इनिशियल वैल्यू क्या सिलेक्ट किया? 1 pu। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है पावर सिस्टम वो तो नॉर्मल कंडीशन में, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला कि इस बस पे फॉल्ट है, इस बस पे कहीं शॉर्ट सर्किट है, ऐसा कुछ नहीं है।
नॉर्मल कंडीशन में पावर सिस्टम है तो हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में हर बस पे आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन है 1 पर यूनिट। इनिशियल वैल्यू वोल्टेज की सिलेक्ट कर ली सेकंड बस और थर्ड बस पे। इनिशियल वोल्टेज क्या सिलेक्ट कर लिया 1 pu 1 pu, ये आ जाएगा। लिखना जरा इसको। प्रैक्टिकली रेटेड वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट ईच बस, लिखिए प्रैक्टिकली rated voltage is maintained at each bus. Practically rated voltage is maintained at each bus. Rated voltage is maintained at each bus. So ideally there is same voltage. So ideally there is same voltage. Ideally there is same voltage 1 per unit at each bus. So ideally there is same voltage 1 per unit at each bus. At each bus. That's why initial solution for voltage, that's why initial solution for voltage is taken as, that's why initial solution for voltage is taken as, that's why initial solution for voltage is taken as 1 per unit. Initial solution for voltage is taken as 1 per unit. फिर ये भी लिख लेना एबनॉर्मल कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में आगे लिखना इन द एबनॉर्मल कंडीशन like fault or excessive overload, in the abnormal condition like fault or excessive overload, there is sharp decrement in the voltage, क्या लिखा in the abnormal condition like fault or excessive overload, there is sharp decrement in the voltages, क्योंकि लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी इन लाइंस के थ्रू तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट शार्प आ जाएगा हर बस पे। शार्प डिक्रीमेंट इन द वोल्टेजेस, so no initial solution available, no initial solution will be available, that's why no initial solution will be available, that's why load flow method fail, लोड फ्लो मेथड फेल हो जाएगा, लोड फ्लो मेथड इसलिए फेल हो जाएगी। अब एंगल का भी चाहिए इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि यहां जो वोल्टेज आ रहा है V2 नॉट ये एसी वोल्टेज का मतलब केवल मैग्नीट्यूड नहीं, एंगल का भी इनिशियल वैल्यू चाहिए। V3 नॉट इसका भी इनिशियल वैल्यू चाहिए एंगल का। डेल्टा 2 नॉट कितना सिलेक्ट करें, डेल्टा 3 नॉट कितना सिलेक्ट करें, एंगल के लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या सिलेक्ट करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्या बोला जाता है, जैसे हमने अभी तक देखा था सिंपलेस्ट पावर सिस्टम, एक सेंडिंग एंड एक रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड पर वोल्टेज लिखते हैं Vs एट एन एंगल डेल्टा, रिसीविंग एंड के वोल्टेज को क्या कंसीडर करते हैं, रेफरेंस फेजर। रिसीविंग एंड के वोल्टेज को कंसीडर किया जाता है रेफरेंस फेजर, ये Vs एट एन एंगल डेल्टा, ये Vr एट एन एंगल 0। तो पावर सिस्टम में किसी एक बस के एंगल को हम मानते हैं रेफरेंस, और रेफरेंस वैल्यू क्या ली जाती है 0 डिग्री। जब पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है तो वैसे भी बोला जाता है इन द नॉर्मल कंडीशन फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम एंगल डेल्टा इज स्मॉलर। एंगल डेल्टा की वैल्यू क्या ली जाती है, स्मॉलर ली जाती है, 10 डिग्री 15 डिग्री, 10 डिग्री 15 डिग्री ये एंगल स्मॉलर लिया जाता है। आइडियली वो एंगल कितना ले लेते हैं रेफरेंस वैल्यू 0 डिग्री, आइडियली इसको क्या कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। एंगल डेल्टा स्मॉलर होता है फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, रीजन होता है ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, लिखिएगा इसको, ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, एंगल डेल्टा इज केप्ट स्मॉल, ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंगल डेल्टा इज केप्ट स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लेना अराउंड 10 डिग्री 15 डिग्री, अराउंड 10 डिग्री 15 डिग्री। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए आगे। तो जब पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, तो डेल्टा की वैल्यू क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए
in the normal or static condition, in the normal or static condition, the power system is operated for, in the normal or static condition, the power system is operated for, the power system is operated for smaller values of delta, power system is operated for smaller values of delta. तो हमें यह पता है कि जब पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है तो डेल्टा का वैल्यू स्मॉलर लिया जाएगा। तो आइडियली वो स्मॉलर वैल्यू क्या सिलेक्ट कर लें, 0 के इक्वल। आइडियली उस स्मॉल वैल्यू को क्या सिलेक्ट कर लिया जाए, 0 के इक्वल। तो ये लिखेंगे, क्या लिखा था अभी, इन द नॉर्मल और स्टैटिक कंडीशन द पावर सिस्टम इज ऑपरेटेड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये लिखा था। दैट्स व्हाई, आगे लिखा, दैट्स व्हाई the initial solution for delta can be taken as, that's why the initial solution for delta can be taken as, that's why the initial solution for delta can be taken as 0, can be taken as 0, initial solution for delta can be taken as 0। इसलिए डेल्टा का इनिशियल सॉल्यूशन क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0, जब पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। तो डेल्टा 2 नॉट, डेल्टा 3 नॉट, इनिशियल वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री। आइडियली रेफरेंस जो मानते हैं तो उसके लिए 0 डिग्री लेते हैं एंगल। इनिशियल वैल्यू फॉर डेल्टा कैन बी टेकन एज 0 डिग्री, स्मॉलर होता है। तो ये क्राइटेरिया है, डेल्टा की इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 0 डिग्री, वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 1 पर यूनिट, जब पावर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करेगा। ये आ जाएगा। फिर बोला था डायनामिक कंडीशन में भी लोड फ्लो मेथड फेल हो जाता है। डायनामिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, डायनामिक कंडीशन मींस लाइक ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मींस हंटिंग फिनोमेना जैसे आ रहा है। तो हंटिंग में क्या होता है, एंगल डेल्टा के सस्टेन ऑसिलेशन होते हैं। एंगल डेल्टा ऑसिलेट करता है अराउंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे फ्रॉम पावर एंगल कर्व अगर देखते हैं, P इज इक्वल टू क्या आता है, VSBR अपॉन एक्स साइन डेल्टा। पावर साइन डेल्टा, एंगल डेल्टा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आता है साइन डेल्टा पावर एंगल कर्व। हंटिंग फिनोमेना अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हंटिंग में क्या होता है, एंगल डेल्टा ऑसिलेट करता है अराउंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे डेल्टा की ये है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल्टा 1, ये एंगल डेल्टा नॉट, तो ये कहां तक जाता है, मैक्सिमम डेल्टा 2 तक जाता है इसमें। तो जो डेल्टा है वो डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 तक ऑसिलेट करता रहता है। डेल्टा नॉट पे तो इसकी वैल्यू मिनिमम, या ये बोले कि यहां से डेल्टा 1 से ये ऑपरेट कर रहा है, ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। डेल्टा 1 से डेल्टा 2 के बीच में ऑसिलेशन होते हैं रोटर के। रोटर ऑसिलेट करता है मिनिमम वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ। इन दो वैल्यू के बीच में ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम से हायर वैल्यू की तरफ जा रही है और ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली मिनिमम और हायर वैल्यू। इन दो वैल्यू के बीच में एंगल डेल्टा के ऑसिलेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हंटिंग फिनोमेना। तो यहां पर एंगल डेल्टा के लिए क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है इनिशियल वैल्यू क्या सिलेक्ट करें, क्योंकि डेल्टा एंगल ऑसिलेशन हो रहे हैं डेल्टा के, ये डेल्टा एंगल के कंटिन्यूअसली डेल्टा क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, रोटर ऑसिलेट करता है मिनिमम से हायर वैल्यू की तरफ। तो कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कंटिन्यूअसली। डेल्टा रिमेन्स फ्लक्चुएटिंग टू हायर वैल्यूज आल्सो। सो इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, क्या सिलेक्ट करें, डेल्टा की इनिशियल वैल्यू क्या सिलेक्ट करें, उसका क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं होता है यहां पर। इसलिए जब डेल्टा का इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो गॉस सीडल या न्यूटन राफ्सन एप्लीकेबल ही नहीं है, दैट इज लोड फ्लो एनालिसिस यहां फेल हो जाएगा, ये बोलेंगे। तो लिखना डायनामिक कंडीशन का मीनिंग, इन डायनामिक कंडीशन दैट इज हंटिंग एटसेट्रा, इन डायनामिक कंडीशन दैट इज हंटिंग एटसेट्रा, that is hunting etc, delta remains fluctuating to higher values also, delta remains fluctuating to higher values also, delta remains fluctuating to higher values also, delta fluctuate करता रहेगा, delta remains fluctuating to higher values also,
So initial approximation cannot be taken as initial approximation cannot be taken as 0 degree. So initial approximation cannot be taken as 0 degree. Initial approximation cannot be taken as 0 degree. That's why load flow method cannot be applied. That's why load flow method cannot be applied in the dynamic condition. That's why load flow method cannot be applied in the dynamic condition. Load flow method cannot be applied in the dynamic condition. इसलिए डायनामिक कंडीशन में भी लोड फ्लो एप्लीकेबल नहीं होता. केवल कब एप्लीकेबल है? ओनली इन द नॉर्मल कंडीशन और स्टैटिक कंडीशन. क्योंकि नॉर्मल और स्टैटिक कंडीशन में हम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, एंगल डेल्टा का इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इनिशियल वैल्यू चाहिए थी सेकंड बस के वोल्टेज की, थर्ड बस के वोल्टेज की, आ गई. एंगल का वैल्यू वो भी आ गया. इंजेक्ट पावर सेकंड बस जो Q है, ये सब हमें गिवन है क्वेश्चन में. V2 नॉट इनिशियल वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट. एंगल का वैल्यू क्या है इनिशियल? 0 डिग्री. इंजेक्ट पावर एट सेकंड बस P2, ये कितना गिवन है पर यूनिट में? कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चन में. इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस का 0.25 पर यूनिट. Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.1 पर यूनिट. तो सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे. ये है सेकंड बस का वोल्टेज. गॉस सीडल मेथड से ये आती है ith बस के वोल्टेज की वैल्यू. बात कर रहे हैं सेकंड बस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो I की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ? 2. बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया था अभी गिवन 3 बस पावर सिस्टम का. बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बना लिया था बाय बस. अभी कितना आया था वो बाय बस का वैल्यू? बाय बस आया था ये -J7 प्लस J3 क्या आई थी? Y13 की वैल्यू J4, Y21 J3 ये -J8, Y23 का वैल्यू आया था J5, Y31 J4, J5 माइनस का J9. ये आया था बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. बाय बस ये आया था. तो ये सेकंड बस का वोल्टेज निकाल सकते हैं. इसमें Y22 चाहिए होगा, Y21 Y23, Y22 ये है, Y21 ये है एंड Y23 का वैल्यू ये है. ये सारे वैल्यूज पता है हमें. पुट करो इसमें, तो सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू यहां से मिल जाएगी. कितनी आ जाएगी? पुट कर दीजिए इसमें. क्या आएगा यहां से वोल्टेज? V21 इक्वल टू V21 1 क्यों लिखा है? 1 का मतलब है फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू ऑफ सेकंड बस वोल्टेज. 1 अपॉन Y22 कितना है? -J8. 1 अपॉन -J8 Y22. P2 कितना है? P2 का वैल्यू माइनस का 0.25 -Q2 का वैल्यू है माइनस का 0.1. ये गेट में क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का. V2 नॉट कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? V2 नॉट कॉन्जुगेट, V2 नॉट की मैग्नीट्यूड क्या है? 1 पर यूनिट. एंड इसका एंगल जो है डेल्टा 2 नॉट वो कितना है? 0 डिग्री. तो ये इस V2 नॉट का वैल्यू कितना है? AC वोल्टेज का वैल्यू 1 पर यूनिट एट एन एंगल 0. अब 1 एट एन एंगल 0 का अगर कॉन्जुगेट लिया जाएगा, V2 नॉट का वैल्यू है 1 एट एन एंगल 0. इस वैल्यू का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो 0 एंगल का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 0 डिग्री. प्लस 0 माइनस 0 क्या होता है? कुछ नहीं. तो कॉन्जुगेट वैल्यू वही रहेगी 1 एट एन एंगल 0. 1 एट एन एंगल 0 माइनस Y21 V1. Y21 कितना है? J3. तो माइनस का J3 इंटू
V1 वोल्टेज क्वेश्चन में दिया था 1.02 पर यूनिट और इसका एंगल जो था डेल्टा 1 वो था 0 डिग्री। तो 1.02 पर यूनिट एट एन एंगल 0 डिग्री, ये है V1। 1.02 एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस y23 इंटू V3 नॉट। y23 की वैल्यू कितनी है J5 माइनस का J5 इंटू V3 नॉट। V3 की मैग्नीट्यूड है 1 पर यूनिट और डेल्टा 3 नॉट एंगल है 0 डिग्री, तो ये 1 एट एन एंगल 0 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो वैल्यू आएगी सेकंड बस वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू V21। ये V21 कितना आ जाएगा, इस V21 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये बताइए, कितना आ जाएगा ये V21? ये आएगा वैल्यू सॉल्व करने के बाद V21 इक्वल टू 0.995 एट एन एंगल माइनस 1.8 डिग्री। 0.995 एट एन एंगल माइनस 1.8 डिग्री पर यूनिट। ये आएगा वोल्टेज का वैल्यू V21। ये आ गया सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, ये आ जाएगी 3 पॉइंट डेसिमल तक ले ली वैल्यू। अब ऐसे ही थर्ड बस के वोल्टेज की निकालनी है फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, क्योंकि थर्ड बस का वोल्टेज भी अननोन था। तो थर्ड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कितना है। तो पहले उसकी इक्वेशन लिखेंगे थर्ड बस के वोल्टेज की, यहां से I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, ये लिखा हुआ है थर्ड बस के वोल्टेज का फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू। उसका इक्वेशन ये I की जगह 3 रखेंगे तो V3 इक्वल टू 1/y33 P3 माइनस J3 अपॉन V3 नॉट कॉन्जुगेट I की वैल्यू 3, K इज नॉट इक्वल टू I। जब थर्ड बस पे बात करेंगे तो K की वैल्यू 3 नहीं होगी, K की वैल्यू या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे। 3 बस का सिस्टम है, उसमें K 1 और 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो आई थी इसमें K इज नॉट इक्वल टू I आ रहा था। जब थर्ड बस पे बात हो रही है तो K की वैल्यू यहाँ 3 नहीं होगी, K का वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू Y31, K इज इक्वल टू 2 के लिए Y32 एंड V21 कॉन्जुगेट। सेकंड बस का वोल्टेज आएगा K इज इक्वल टू 2 के लिए, और सेकंड बस के वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आएगी अब, क्योंकि सेकंड बस के वोल्टेज का अब हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सा अवेलेबल है, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू। V2 नॉट से ज्यादा एक्यूरेट है V21, तो जो मोर एक्यूरेट वैल्यू है आगे हम उसी को रखते हैं। थर्ड बस का वोल्टेज हम निकालेंगे तो सेकंड बस के वोल्टेज की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो अवेलेबल है वो क्या है V21, इसलिए यहां आएगा V21। पुट कर दीजिए, इसमें सारे वैल्यूज पता है। P3 Q3 कितना आ रहा था, कितना गिवन है P3 एंड Q3 इंजेक्ट पावर थर्ड बस पे। P3 की वैल्यू थी, P3 इक्वल टू ये आया था इंजेक्ट पावर माइनस 0.6 पर यूनिट एंड Q3 इक्वल टू था माइनस का 0.3 पर यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ V3 नॉट क्या सिलेक्ट किया 1 पर यूनिट, एंगल डेल्टा 3 नॉट 0 डिग्री। तो यहां हमें कैलकुलेट करना है V3 वोल्टेज, ये कैलकुलेट करना है एंड एंगल अभी आगे देखेंगे। पुट कर दीजिए इसमें ये वैल्यू 1/y33, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स से y33 की वैल्यू कितनी है, ये y31 y32 y33 है माइनस का J9, 1/माइनस J9 P3 माइनस JQ3। P3 का वैल्यू क्या है माइनस का 0.6 माइनस 0.6 माइनस JQ3, Q3 की वैल्यू क्या है माइनस 0.3 माइनस J 0.3। डिवाइड बाय V3 नॉट कॉन्जुगेट। V3 की वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट एंगल 0 डिग्री, तो 1 एट एन एंगल 0 ही आएगी कॉन्जुगेट। 1 एट एन एंगल 0 का कॉन्जुगेट वैल्यू भी 1 एट एन एंगल 0 माइनस Y31 इंटू V1।
y31 इंटू V1, y31 का वैल्यू कितना है J4, तो ये आएगा J4 इंटू V1, V1 कितना था 1.02 एट एन एंगल 0 डिग्री, माइनस y32 इंटू V21, y32 की वैल्यू कितनी है J5 इंटू V21, V21 कितना आया है, ये आया है वैल्यू 0.995 एट एन एंगल माइनस 1.8 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए V31, इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी थर्ड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, थर्ड बस के वोल्टेज के लिए फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आता है क्वेश्चन ऐसा गेट में, .976 एट एन एंगल आएगा ये 0.976 एट एन एंगल माइनस 5 डिग्री, ये आ गया पर यूनिट। ये आ गया थर्ड बस के वोल्टेज का फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू। जनरली एक ही इटरेशन की वैल्यू पूछी जाती है, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा तो दो तक भी कम ही पूछता है, जनरली फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू ही पूछी जाती है। अगर यहां सपोज सेकंड इटरेटिव वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फिर सेकंड इटरेटिव वैल्यू की इक्वेशन लिख लेंगे यहां से, सेकंड बस के वोल्टेज की सेकंड इटरेटिव वैल्यू V2 सेकंड, तो I इज इक्वल टू 2 होगा, लेकिन वैल्यू है सेकंड इटरेटिव, तो देखिए उसकी इक्वेशन भी कैसे लिखेंगे यहां से, नोट कर लिया है। यहां तक नोट कर लिया, Yes, sir. सेकंड बस के वोल्टेज का सेकंड इटरेटिव वैल्यू, उसका इक्वेशन यहां से लिख लेंगे, सेकंड इटरेटिव वैल्यू ऑफ सेकंड बस वोल्टेज V2 सेकंड इक्वल टू कितना होगा, I इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 2, सेकंड बस पे बात हो रही है, I इक्वल टू 2, तो 1/y22, ये आएगा P2 माइनस JQ2, अपॉन में आ रहा है VI कॉन्जुगेट, VI मतलब V2, लेकिन V2 की कौन सी वैल्यू, हम आगे अगले इटरेशन में जा रहे हैं, नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं तो कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल हो, तो सेकंड बस के वोल्टेज की हम सेकंड इटरेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहां पर सेकंड बस के वोल्टेज की वैल्यू यूज हो रही है, तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल है हमारे पास अभी, सेकंड बस के वोल्टेज की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू अवेलेबल थी V21, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू अवेलेबल है सेकंड बस के वोल्टेज की, तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिखेंगे, V21 का कॉन्जुगेट। जब V21 निकाल रहे थे, जब V21 कैलकुलेट कर रहे थे फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू, तो यहां आ रहा था V2, तब V2 की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल थी, V2 नॉट, तो इसलिए लिखा था V2 नॉट का कॉन्जुगेट। जब सेकंड इटरेटिव वैल्यू निकालेंगे तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल क्या है सेकंड बस के वोल्टेज की, V21, तो V21 का कॉन्जुगेट लिखेंगे यहाँ, माइनस इस समेशन को ओपन कर देंगे, K इज इक्वल टू 1, I कितना है 2, सेकंड बस पर बात हो रही है, I2 K1, तो Y21 बनेगा, ये K की वैल्यू 1 है तो ये V1 आ जाएगा, माइनस I इज नॉट इक्वल टू, ये K इज नॉट इक्वल टू I की वैल्यू 2 है तो K की वैल्यू यहाँ 2 नहीं होगी, मतलब K की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे इसमें, I तो 2 ही है, सेकंड बस पे बात हो रही है, अब K की वैल्यू रखेंगे 3, तो ये बनेगा Y23 इंटू क्या आएगा V3, K इज इक्वल टू 3। ये थर्ड बस का वोल्टेज, थर्ड बस के वोल्टेज की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, V31, तो ये आएगी V31। जैसे जैसे आगे अगले इटरेशन में जाते जाएंगे तो आगे इटरेशन में जो भी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल होगी उसी को यूज करेंगे। थर्ड बस का वोल्टेज आ रहा है यहाँ, तो थर्ड बस के वोल्टेज की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल है V31, तो वही यूज होगी V31। ये आ गई इक्वेशन सेकंड बस के वोल्टेज की सेकंड इटरेशन के लिए, सारे वैल्यूज पता है, पुट कर दो इसमें। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में Y22 की वैल्यू क्या है -j8, P2 माइनस JQ2,
P2 की वैल्यू कितनी थी सेकंड बस के वोल्ट, सेकंड पावर सेकंड बस पे, P2 का वैल्यू माइनस का 0.25 माइनस जे, Q2 की वैल्यू कितनी थी 0.1 माइनस का, डिवाइड बाय V21 कॉन्जुगेट, V21 की वैल्यू कितनी आई थी 0.995 एट एन एंगल माइनस 1.8 डिग्री, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में तो एंगल चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस y21 का वैल्यू कितना था बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में J3, ये वैल्यू थी J3 इंटू V1 है 1.02 एट एन एंगल 0 डिग्री, माइनस y23 V31, y23 की वैल्यू क्या है J5, y23 था J5 एंड V31 क्या था V31 0.976 ये आया था 0.976 एट एन एंगल -5। यहां से आएगा V21 का वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये V21, सॉरी V21 नहीं है ये V2 सेकंड है, सेकंड इटरेटिव वैल्यू है सेकंड बस के वोल्टेज, तो V2 सेकंड कितनी आ जाएगी सेकंड बस के वोल्टेज की सेकंड इटरेटिव वैल्यू, सेकंड बस के वोल्टेज का सेकंड इटरेटिव वैल्यू, कितना आएगा ये आएगा 0.962 एट एन एंगल -6.67 डिग्री पर यूनिट, ये आएगी सेकंड बस के वोल्टेज की सेकंड इटरेटिव वैल्यू। सिमिलरली थर्ड बस के वोल्टेज का सेकंड इटरेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं V3 सेकंड, V3 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड बस के वोल्टेज के लिए, सेकंड इटरेटिव वैल्यू आ गया। अब थर्ड बस के वोल्टेज का सेकंड इटरेटिव वैल्यू, तो इक्वेशन सिंपलीफाई कर लेंगे यहीं से, थर्ड बस के वोल्टेज के लिए सेकंड इटरेटिव वैल्यू उसका इक्वेशन I इज इक्वल टू 3 रखेंगे थर्ड बस के लिए, एट थर्ड बस I इक्वल टू 3, कौन सी वैल्यू सेकंड इटरेटिव वैल्यू, तो यहां से इक्वेशन बनेगा V3 सेकंड, I की जगह 3 है तो y33 हो जाएगा, P3 माइनस JQ3 V3 की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी अवेलेबल है V31, तो V31 का कॉन्जुगेट, I इज इक्वल टू 3 है तो V3 ये y31 K की वैल्यू 1 तो V1, K इज नॉट इक्वल टू I मींस K इज नॉट इक्वल टू 3, K की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा y32 K इज इक्वल टू 2 है, 3 नहीं रखेंगे तो 2 V2 की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, जब V3 सेकंड निकाल रहे हैं तो उससे पहले हम V2 की कौन सी वैल्यू अवेलेबल है मोस्ट एक्यूरेट V2 सेकंड, तो ये आएगा V2 सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड बस के वोल्टेज का सेकंड इटरेटिव वैल्यू, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए तो यहां से मिलेगा V3 सेकंड, V3 सेकंड यहां से आ जाएगा 1/y33, y33 का वैल्यू पुट कर दो, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स से कितना है माइनस का J9, P3 माइनस JQ3, P3 की वैल्यू थी -0.6 पर यूनिट प्लस माइनस JQ3 की वैल्यू थी माइनस का 0.3 पर यूनिट अपॉन V31 कॉन्जुगेट, V31 का कॉन्जुगेट, V31 ये है उसका कॉन्जुगेट वैल्यू रखेंगे यहाँ तो ये आएगा 0.976 एट एन एंगल -5 डिग्री, इसका कॉन्जुगेट तो +5 डिग्री हो जाएगा एंगल, माइनस
y31 इंटू v1। y31 की वैल्यू क्या है J4 इंटू v1 1.02 पर यूनिट एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस y32 की वैल्यू थी J5 इंटू v2 सेकेंड का वैल्यू v2 सेकेंड की वैल्यू कितनी लिखी थी ये आई थी 0.98 एट एन एंगल -5 डिग्री। ये आएगी सॉल्व करने के बाद v2 सेकंड तो ये आ रहा था 0.98 एट एन एंगल -5 डिग्री। ये जो वैल्यू लिखी थी वो v3 सेकंड की है। v2 सेकंड का वैल्यू ये आएगा सॉल्व करने के बाद 0.98 एट एन एंगल -5 डिग्री। यहां से मिलेगी v3 सेकंड की वैल्यू। v3 सेकंड की वैल्यू आएगी जो यहां लिखी थी वो v3 सेकंड की है। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0.962 एट एन एंगल माइनस का 6.67 डिग्री ये आ जाएगा। तो गॉस सीडल मेथड का यूज करके वोल्टेज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड का ही यूज करके एंगल डेल्टा आई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए वोल्टेज वी आई ये लिखते हैं एसी में वी आई एट एन एंगल डेल्टा आई। तो एंगल डेल्टा आई अगर कैलकुलेट करना है तो ये एंगल डेल्टा आई किसका एंगल है? ये डेल्टा आई एंगल होता है वी आई का। और वी आई की वैल्यू ये लिखी हुई है आई एच बस का वोल्टेज ये होता है गॉस सीडल मेथड से। तो एंगल डेल्टा आई क्या होता है? एंगल ऑफ वी आई। तो इस वी आई ये वी आई का पूरे वैल्यू का एंगल ले लिया जाए तो वो डेल्टा आई मिल जाएगा। तो यहाँ जो वी आई हमने अभी कैलकुलेट किया है जैसे V21 V2 सेकेंड V31 V3 सेकेंड तो वो आई एच बस के वोल्टेज को ही तो कैलकुलेट किया है। और उन वोल्टेजेस में जो एंगल आ रहा है वो एंगल क्या है? नथिंग बट डेल्टा एंगल है। वो V3 में जो एंगल आ रहा है वो क्या है? डेल्टा 3 की सेकेंड इटरेटिव वैल्यू आई है। तो एंगल डेल्टा आई को कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो वी आई कैलकुलेट करते हैं उसमें जो एंगल आता है वही हो जाता है डेल्टा आई गॉस सीडल मेथड से। डेल्टा आई को पढ़ेंगे ऐसे डेल्टा आई इज द एंगल ऑफ वी आई। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? यूजिंग गॉस सीडल मेथड एंगल डेल्टा आई क्या है? एंगल ऑफ वी आई। और गॉस सीडल मेथड में आई एच बस का वोल्टेज का वैल्यू क्या है? ये है पूरा वैल्यू 1/y पी आई माइनस जे क्यू आई अपॉन वी आई कॉन्जुगेट माइनस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k इज नॉट इक्वल टू आई वाई आई के इंटू वी के। ये है डेल्टा आई का वैल्यू। डेल्टा इज द एंगल ऑफ वी आई वैल्यू ये आ जाएगी यूजिंग गॉस सीडल आई एच बस पे एंगल ऐसे लिखेंगे। तो उसको अलग से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वोल्टेज के वैल्यू में जो एंगल आ रहा है एक तरीके से एंगल डेल्टा आई तो है वोल्टेज का ही तो एंगल है। तो ऐसा क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो पूछते हैं यहां से लोड फ्लो मेथड से। नोट कर लिया? नोट कर लिया है? यस सर हो गया। नो। अब देखिए इसमें बोला जाता है रिएक्टिव पावर लिमिट वायलेट करता है। अगर रिएक्टिव पावर जो Q होता है उसकी एक लिमिट फिक्स की जाती है कि वो मिनिमम वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट क्यों फिक्स की जा रही है रिएक्टिव पावर की? ये लिमिट क्यों लगाई जाती है रिएक्टिव पावर की?
अगर इसमें से कोई भी लिमिट ब्रेक होती है, आइदर मिनिमम या मैक्सिमम, कोई भी लिमिट ब्रेक करता है, तो उस केस में बोलते हैं कि जो लोड बस होता है वो ट्रीटेड एज जनरेटर बस। लोड बस जनरेटर बस बन जाता है, ये बोला जाता है। या जनरेटर बस जो होगा, पीबी बस जो होगा वो पीक्यू बस की तरह काम करेगा। कोई भी एक लिमिट ब्रेक अगर करता है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो उस केस में वो जनरेटर बस बन जाएगा, लोड बस पीक्यू बस की तरह ट्रीट करेगा, ये बोला जाता है। क्या मीनिंग है, ये लिमिट क्यों डिफाइन किया जाता है जनरेटर बस पे, रिएक्टिव पावर लिमिट? देखिए इसमें रिएक्टिव पावर लिमिट अगर ब्रेक करेगी तो बोला जाए एट जनरेटर बस की बात करें, एट जनरेटर बस इफ लिमिट ऑफ क्यू जी, जनरेटर बस पे क्यू की लिमिट क्यू जी ये गिवन है, क्यू जी का वैल्यू अपने मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये लिमिट ऐसे डिफाइन किया जाता है, मिनिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से कम नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है, ये लिमिट क्यों आ जाती है जनरेटर बस पर, रिएक्टिव पावर लिमिट, और ये लिमिट ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी लिमिट, कोई भी वैल्यू इसकी वायलेशन नहीं होना चाहिए इस रेंज का। अगर मिनिमम से कम हो जाए क्यू या मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए तो देखिए क्या होता है और क्यों ये लिमिट डिफाइन किया जाता है। तो जैसे ये जनरेटर है, इस जनरेटर से ये कोई लोड लगा हुआ है, ये जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, ये लोड लगा हुआ है। जनरेटर का इंड्यूस वोल्टेज ई, एक्साइटेशन ईएमएफ जिसको बोलते हैं ई एट एन एंगल डेल्टा, और ये है टर्मिनल वोल्टेज वी एट एन एंगल 0। अगर यहां बोले जनरेटर का पावर फैक्टर कितना है, तो क्या होता है जनरेटर पावर फैक्टर का मतलब, जनरेटर पावर फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, जनरेटर का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। जैसे ये सिंक्रोनस जनरेटर है, तो यहां अगर बोला जा रहा है कि जनरेटर का पावर फैक्टर क्या है, तो जनरेटर के पावर फैक्टर का मतलब जनरेटर का खुद का कुछ नहीं होता पावर फैक्टर। जनरेटर पावर फैक्टर मींस दैट इज द पावर फैक्टर ऑफ लोड कनेक्टेड टू द जनरेटर। जनरेटर का पावर फैक्टर का मतलब होता है जनरेटर से जो लोड कनेक्ट है उसका पावर फैक्टर। जनरेटर का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। जनरली जो मोस्टली लोड है वो क्या होते हैं, लैगिंग लोड पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है लोड का, दैट इज इंडक्टिव लोड है। लैगिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस जनरेटर किस एक्साइटेशन में ऑपरेट करता है, ये मशीन में पढ़ा होगा ना आप लोग, मशीन हो गया आप लोगों का अभी? यस सर। हाँ, तो सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे किस एक्साइटेशन में ऑपरेट करता है, जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे किस कंडीशन में ऑपरेट करता है, ओवर एक्साइटेड। तो पावर फैक्टर है लैगिंग जनरेटर का, दैट इज ओवर एक्साइटेड जनरेटर है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर। ओवर एक्साइटेशन में ये ऑपरेट करेगा जनरेटर।
लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब लोड पावर फैक्टर लैगिंग मींस जनरेटर पावर फैक्टर लैगिंग, और सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है इन ओवर एक्साइटेड कंडीशन। तो देखिए ये लिमिट क्यों डिफाइन किया जा रहा है, इसका रीजन अगर देखना है तो रीजन ये रिलेट होता है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। जो इन्वर्टेड वी कर्व आपने पढ़ा होगा मशीन में, वहां से इसका रीजन रिलेट होता है कि ये रिएक्टिव पावर लिमिट क्यों दिया गया है। तो अगर रीजन देखना है तो रीजन देख सकते हैं इन्वर्टेड वी कर्व से, या डायरेक्ट अगर इसका कंक्लूजन लिखना है कि क्यों है ऐसा, क्या हो जाएगा अगर ऐसा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिखा सकता हूं। तो बताइए जैसे ये है इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व किस किस के बिटवीन ड्रॉ किया जाता है, पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन कर्व, पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन कर्व। एट ए नॉमिनल एक्साइटेशन पावर फैक्टर इज यूनिटी, यूनिटी होता है पावर फैक्टर नॉमिनल एक्साइटेशन पे। नॉमिनल एक्साइटेशन से कम जो एक्साइटेशन होता है E1 E2, ये कौन से एक्साइटेशन होते हैं, अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। नॉमिनल से ज्यादा एक्साइटेशन E3 E4, ये क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन, ये आता है ओवर एक्साइटेशन। क्या होता है अंडर एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन बढ़ाने से पावर फैक्टर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ओवर एक्साइटेशन में एक्साइटेशन बढ़ाने से पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। ये बनता है इन्वर्टेड वी कर्व। अभी जनरेटर किस एक्साइटेशन में ऑपरेट कर रहा है, ओवर एक्साइटेशन में। ओवर एक्साइटेशन ये रहा E0 से ज्यादा वैल्यू वाला, इस रीजन में जनरेटर ऑपरेट कर रहा है। सपोज इस पर्टिकुलर एक्साइटेशन पर जनरेटर अभी ऑपरेट कर रहा है जब इसका पावर फैक्टर इतना लैगिंग है, ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर, और अंडर एक्साइटेशन में जनरेटर ऑपरेट करता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। ये है नॉमिनल एक्साइटेशन, नॉमिनल एक्साइटेशन है ये। तो ओवर एक्साइटेशन में जनरेटर यहां ऑपरेट कर रहा है अभी सपोज इतने लैगिंग पावर फैक्टर पर। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, ये फील्ड एक्साइटेशन है। फील्ड एक्साइटेशन मींस IF EF FF कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये एक्साइटेशन में ये सभी आ जाते हैं, EF या E बोलो, IF, फील्ड MMF, ये सब एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन में आ जाते हैं ये सारे टर्म। तो एक्साइटेशन अगर बढ़ा रहे हैं ओवर एक्साइटेशन में, इफ एक्साइटेशन इंक्रीज दैट इज फील्ड करंट इज इंक्रीज या E इंक्रीज, तो पावर फैक्टर क्या होगा, अगर इस एक्साइटेशन से इस एक्साइटेशन पर जनरेटर ऑपरेट किया जाए तो पावर फैक्टर इस वैल्यू से डिक्रीज होकर यहां आ जाएगा। तो ओवर एक्साइटेशन में अगर एक्साइटेशन बढ़ाया जा रहा है दैट इज फील्ड करंट की वैल्यू अगर बढ़ाई जा रही है, फील्ड एक्साइटेशन अगर इंक्रीज किया जा रहा है, तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, cos phi डिक्रीज, पावर फैक्टर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। IF की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो पावर फैक्टर cos phi क्या होगा, डिक्रीज। cos phi डिक्रीज होने का मतलब phi की वैल्यू इंक्रीज, और phi इंक्रीज होने का मतलब sin phi इंक्रीज, sin phi इंक्रीज होने का मतलब Q इंक्रीज। Q इज इक्वल टू क्या होगा, Vi इंटू साइन फाई। साइन फाई इंक्रीज होगा तो Q इंक्रीज होगा। IF को अगर कम करेंगे, IF की वैल्यू अगर डिक्रीज की जाएगी, इफ IF डिक्रीज तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। देखिए फील्ड एक्साइटेशन यहां के बजाय अगर जनरेटर को यहां ऑपरेट किया जाए ओवर एक्साइटेशन में, तो पावर फैक्टर यहां आ जाएगा, गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, पावर फैक्टर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। फील्ड एक्साइटेशन कम करने पर पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, पावर फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब फाई डिक्रीज, फाई डिक्रीज होगा तो साइन फाई की वैल्यू कम हो जाएगी, साइन फाई कम होगा दैट इज Q डिक्रीज, Q कम, Q की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब यहां से देखिए रिएक्टिव पावर लिमिट क्यों आई है, रिएक्टिव पावर लिमिट क्यों डिफाइन किया गया है। नाउ जैसे सपोज फील्ड करंट, फील्ड एक्साइटेशन ये IF, फील्ड एक्साइटेशन IF और ये Q, फील्ड एक्साइटेशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो Q की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे सपोज रेटेड वैल्यू है इस फील्ड एक्साइटेशन की 10 एम्पियर, फील्ड करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है यहाँ, तब जनरेटर इतने लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, ये 10 एम्पियर। उस समय Q की वैल्यू है 10 MVAR है सपोज ये वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ाकर 12 एम्पियर कर दी, Q बढ़ गया 12 MVAR हो गया।
इसकी वैल्यू बढ़ाकर 15 एम्पियर कर दी, 13 एम्पियर कर दी। फील्ड करंट क्या होता जा रहा है? गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो क्यू गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, और क्यू बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। पावर फैक्टर क्या हो रहा है? पुअर। पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसे तो फील्ड करंट को बढ़ाते जाएंगे तो पावर फैक्टर पुअर होता जाएगा। मींस फील्ड करंट की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से आगे नहीं ले सकते। आईएफ की वैल्यू आईएफ मैक्सिमम से कम रखेंगे, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकते फील्ड करंट। क्यों? पावर फैक्टर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बिलो नहीं लिया जा सकता। पावर फैक्टर बिकम्स पुअर। पावर फैक्टर पुअर होता जा रहा है ना फील्ड करंट बढ़ाने से। तो फील्ड करंट का वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से कम नहीं ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम ही रखना होगा, हमें कम ही लेकर चलना है फील्ड करंट के वैल्यू को। फील्ड करंट का वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू से कम ही रखेंगे। जब फील्ड करंट की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से कम ही रखी जाएगी तो रिएक्टिव पावर को भी एक मैक्सिमम वैल्यू से आगे नहीं बढ़ा सकते। रिएक्टिव पावर भी एक मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसी तरीके से फील्ड करंट को अगर कम करते जाएं गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, तो पावर फैक्टर बढ़ता जा रहा है, क्यू की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। रिएक्टिव पावर आउटपुट क्या लिखते हैं जनरेटर में? Q इज इक्वल टू लिखते हैं वी आई। सिंक्रोनस जनरेटर में आई का मतलब आई ये होता है इंटू साइन फाई, ये होता है Q इज इक्वल टू वी आई ए इंटू साइन फाई। तो फील्ड एक्साइटेशन अगर डिक्रीज होता है तो साइन फाई डिक्रीज होगा, मतलब Q की वैल्यू कम होती है आई एफ के डिक्रीमेंट होने से। P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जनरेटर में? ईबी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ये एक्साइटेशन वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर का, ये साइन डेल्टा। फॉर ए कांस्टेंट पावर P कंडीशन आती है ई साइन डेल्टा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। फॉर ए कांस्टेंट पावर P प्रोडक्ट ऑफ ई साइन डेल्टा शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज तो जनरली कांस्टेंट, एक्सेस कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट रखने के लिए ई साइन डेल्टा कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये बोला जा रहा है कि एक्साइटेशन डिक्रीज, आईएफ डिक्रीज होने का मतलब ई डिक्रीज। एक्साइटेशन में क्या आ जाता है? सभी आ जाते हैं, आईएफ, ईएफ, एफएफ। अगर ये बोलते हैं कि एक्साइटेशन कम हो रहा है मतलब आईएफ कम हो रहा है, ईएफ कम हो रहा है। तो आईएफ अगर डिक्रीज होगा तो ई डिक्रीज, और ई डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट ये कांस्टेंट रखना है ई साइन डेल्टा का। अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट कब आएगा? जब साइन डेल्टा इंक्रीज हो। साइन डेल्टा इंक्रीज होने का मतलब, साइन डेल्टा इंक्रीज होने का मतलब डेल्टा गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। साइन डेल्टा इंक्रीज मींस एंगल डेल्टा गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, डेल्टा भी बढ़ता जाएगा। तो आईएफ के डिक्रीमेंट से क्या क्या हो रहा है? आईएफ अगर डिक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन साइन फाई कम हो रहा है तो क्यू कम हो रहा है, और क्यू कम होगा फॉर ए पर्टिकुलर पावर P, कांस्टेंट पावर P के लिए ई साइन डेल्टा कांस्टेंट होना चाहिए। एक्साइटेशन को डिक्रीज करेंगे तो एंगल डेल्टा बढ़ रहा है, क्यू कम हो रहा है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन डेल्टा बढ़ रहा है। डेल्टा को तो हमें कम ही रखना होता है फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। एंगल डेल्टा क्या होना चाहिए? एंगल डेल्टा स्मॉलर होना चाहिए। रीजन होता है ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को मेंटेन रखने के लिए एंगल डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन फील्ड करंट को कम करते जा रहे हैं तो एंगल डेल्टा भी तो बढ़ता जा रहा है। वो बात अलग है कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, क्यू कम हो रहा है, लेकिन एंगल डेल्टा बढ़ेगा। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, वो ट्रांजिएंट लिमिट पुअर हो रही है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट पुअर हो रहा है डेल्टा बढ़ने से। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट तो इंप्रूव तब होती है जब एंगल डेल्टा स्मॉलर होता है। तो एंगल डेल्टा को एक लिमिट से ज्यादा नहीं लिया जा सकता फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम के लिए। तो एंगल डेल्टा के रिगार्डिंग, एंगल डेल्टा की वजह से फील्ड करंट को हम एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। फील्ड करंट की वैल्यू एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। जो आईएफ वैल्यू होगी वो आईएफ मिनिमम से कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। एक मिनिमम वैल्यू से कम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू से नीचे ले जाएंगे तो एंगल डेल्टा की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू के आगे निकल जाएगी। जैसे स्टेबल ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम डेल्टा 35 डिग्री तक जा सकता है, ये उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा जैसे ही फील्ड करंट को एक मिनिमम वैल्यू से नीचे ले जाएंगे। तो फील्ड करंट के रिगार्डिंग लिमिट आ गई। फील्ड करंट एक मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकती और एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फील्ड करंट बढ़ाते जा रहे हैं, क्यू बढ़ता जा रहा है, पावर फैक्टर पुअर होता जा रहा है। तो फील्ड करंट में लिमिट आ गई कि आईएफ अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकते, मिनिमम से कम नहीं ले सकते।
फील्ड करंट में लिमिट आया है, इसलिए क्यू में भी लिमिट आ रही है। फील्ड करंट के लिए लिमिट आई है, फील्ड एक्साइटेशन के लिए लिमिट डिफाइन हो रहा है, इसलिए लिमिट डिफाइन हो रहा है क्यू के लिए, क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग क्यू भी तो चेंज हो रहा है। फील्ड करंट को कम कर रहे हैं तो क्यू कम हो रहा है, फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं तो क्यू बढ़ रहा है। दैट्स वाई क्यू के लिए लिमिट आ रही है। क्यू अपने मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता और क्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई भी लिमिट क्यू की ब्रेक करेगी तो उस केस में हम क्यू की वैल्यू किसके इक्वल ले लेते हैं? जो भी लिमिट ब्रेक होती है उसके इक्वल ले लिया जाता है क्यू का वैल्यू। जनरेटर बस पे बात हो रही है। जनरेटर बस पे, इस जनरेटर बस पे पी एंड क्यू क्या होता है? अननोन। जनरेटर बस का मतलब होता है पीबी बस। यहां पर क्यू अननोन वेरिएबल होता है। लेकिन अगर क्यू की लिमिट ब्रेक करेगी, आइदर मिनिमम या मैक्सिमम, कोई भी लिमिट ब्रेक करे, तो उस केस में क्यू का वैल्यू, अगर मिनिमम लिमिट ब्रेक किया है तो क्यू इज इक्वल टू क्यू मिनिमम ले लेंगे। अगर मैक्सिमम लिमिट ब्रेक करेगा तो क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम ले लिया जाता है। मतलब उस केस में हमें क्यू स्पेसिफाइड हो जाएगा, पता चल जाएगा क्यू का वैल्यू। तो उस केस में जनरेटर बस जो पीबी बस होता है वो ट्रीट करने लगेगा लोड बस की तरह, वो पीक्यू बस बन जाता है जनरेटर बस। लिखिएगा इसको, ये नोट कर लेना, ये सब जो बताया है इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर लिख लेना। जो कुछ बोला है उसको लिखा दूंगा। यस सर। नोट कर लिया है? नो सर। कीजिए नोट इसको। हो गया सर। हाँ लिखिए, एज पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड, पावर फैक्टर अगर इंप्रूव हो रहा है तो क्यू की वैल्यू कम हो रही है, आईएफ की वैल्यू कम हो रही है। आईएफ कम होने का मतलब पावर फैक्टर इंप्रूव। पावर फैक्टर इंप्रूव तो हो रहा है बट आईएफ कम हो रहा है। आईएफ कम हो रहा है तो ई कम हो रहा है, ई कम हो रहा है तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम पावर फैक्टर को एक लिमिट से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि पावर फैक्टर प्रैक्टिकली यूनिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि पावर फैक्टर को भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आईएफ को एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेल्टा एंगल बढ़ रहा है, डेल्टा एंगल को इंक्रीज नहीं होने देना है ज्यादा, ये अपने लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है रीजन, वो लिमिट पुअर हो रही है। सिस्टम ही स्टेबल नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सिस्टम का। तो आईएफ को एक लिमिट से कम नहीं कर सकते, मतलब ई की वैल्यू एक लिमिट से कम नहीं हो सकती, क्यू की वैल्यू एक लिमिट से कम नहीं हो सकती, मींस पावर फैक्टर एक लिमिट से ज्यादा इंप्रूव नहीं हो सकता। तो ये लिखिए, एज पावर फैक्टर इज इंप्रूव एंगल डेल्टा इंक्रीज, पावर फैक्टर इंप्रूव एंगल डेल्टा इंक्रीज, so there is compromise regarding transient stability limit. As power factor improve, angle delta increase, so there is compromise regarding transient stability limit. So there is compromise regarding transient stability limit. आगे लिखना फिर, the reactive power output of generator, the reactive power output of generator cannot be, reactive power output of generator cannot be, reactive power output of generator cannot be reduced below a minimum value. Reactive power output of generator cannot be reduced below a minimum value, below a minimum value, or power factor cannot be improved, or power factor cannot be improved beyond a
power factor cannot be improved beyond a particular maximum value. Power factor cannot be improved beyond a particular maximum value as angle delta cannot be increased, as angle delta cannot be increased नहीं, cannot be allowed, as angle delta cannot be allowed beyond a particular maximum limit, as angle delta cannot be allowed beyond a particular maximum limit. डेल्टा की वैल्यू स्टेबल ऑपरेशन के लिए 35 डिग्री टू 40 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम यहां तक लिया जाता है 35 टू 40 डिग्री तक, ड्यू टू द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। फिर लिखिए अब नेक्स्ट लाइन में आगे, इफ ड्यूरिंग लोड फ्लो एनालिसिस, जब हम क्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं लोड फ्लो में, और कैलकुलेशन करते में हमें ये पता चले कि क्यू अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया है, आइदर मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम, कोई भी एक लिमिट क्यू ने अपनी ब्रेक की है जनरेटर बस पे, तो उस केस में अगर मिनिमम लिमिट से कम हो रही है क्यू की वैल्यू तो क्यू इज इक्वल टू क्यू मिनिमम ले लेंगे। क्यू अगर मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है जनरेटर बस पे तो क्यू का वैल्यू क्यू मैक्सिमम के इक्वल ले लिया जाएगा। देखिए, इफ ड्यूरिंग लोड फ्लो एनालिसिस, if during load flow analysis reactive power Q is lying outside the limit, reactive power Q is lying outside the limit, the terminal voltage cannot be maintained constant, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल मैग्नीट्यूड V के वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लाइन के। तो Q अपनी लिमिट अगर ब्रेक करेगा, Q की लिमिट अगर ब्रेक हो रही है, जैसे मैक्सिमम लिमिट ब्रेक कर रहा है, Q अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ड्रॉप अलोंग द लाइन बढ़ जाएगा, ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, ड्रॉप ज्यादा होगा, इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा आएगा ये, तो ये टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा। ये मीनिंग है। क्या लिखा है? Q is lying outside the limit, terminal voltage cannot be maintained constant, terminal voltage cannot be maintained constant। जब ये वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा तो जनरेटर बस उस केस में पीबी बस की तरह ट्रीट नहीं होगा। जनरेटर बस को पीबी बस तब बोलते हैं जब ये वोल्टेज स्पेसिफाइड होता है, इसकी वैल्यू जब पता हो। जब लाइन में ड्रॉप चेंज हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लाइन, क्योंकि Q का लिमिट ब्रेक हो रहा है, Q अपने लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है, लाइंग आउटसाइड द लिमिट हो रहा है Q, तो ये वोल्टेज की वैल्यू हम नहीं बता सकते कितनी है, तो पीबी बस, जनरेटर बस पीबी बस की तरह ट्रीट नहीं हो रहा उस केस में। क्या लिखा? टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी मेंटेन कांस्टेंट, सो टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी मेंटेन कांस्टेंट, सो जनरेटर बस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पीबी बस, सो जनरेटर बस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पीबी बस, जनरेटर बस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पीबी बस। तो किसकी तरह ट्रीट करेगा ये जनरेटर बस? अगर ये कंडीशन है, इफ Q इज लाइंग आउटसाइड द मैक्सिमम लिमिट, Q मैक्स से ज्यादा हो रहा है, सो इन दिस केस Q इज इक्वल टू Q मैक्स। क्या ले लिया जाएगा Q का वैल्यू? Q अगर अपने मैक्सिमम लिमिट को ब्रेक कर रहा है तो Q की वैल्यू किसके इक्वल ले लेंगे उस केस में? Q मैक्स के इक्वल। इफ Q लेस देन Q मिनिमम, अगर मिनिमम लिमिट को ब्रेक कर रहा है Q की वैल्यू अपने मिनिमम वैल्यू से अगर कम हो रही है तो Q इज टेकन एज Q मिनिमम, उस केस में Q की वैल्यू ली जाएगी Q मिनिमम के इक्वल। तो जो भी लिमिट ब्रेक हो रही है उस केस में Q का वैल्यू उस लिमिट के वैल्यू के इक्वल ले लिया जाता है, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम। तो यहाँ पर Q स्पेसिफाइड हो जाएगा वैल्यू, Q का वैल्यू पता चल जाएगा। जबकि जनरेटर बस पे Q अननोन होता है, लेकिन लिमिट अगर ब्रेक होगी मिनिमम या मैक्सिमम तो उस केस में Q की वैल्यू उस लिमिट के बराबर ले ली जाएगी, मतलब Q की वैल्यू स्पेसिफाइड हो जाएगी उस केस में। और टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो रहा तो जनरेटर बस पीबी बस की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, लेकिन लिमिट ब्रेक होने पे Q स्पेसिफाइड हो रहा है। Q स्पेसिफाइड हो रहा है तो ये जनरेटर बस किसकी तरह ट्रीट करेगा? PQ बस की तरह, दैट इज लोड बस की तरह।
उस केस में वो जनरेटर बस क्या बन जाएगा, लोड बस। लोड बस की तरह ये ट्रीट होगा जनरेटर बस, पीक्यू बस की तरह। लिखना इसको, ये नोट कर लीजिए। इफ q greater than q max, so q is taken as q max. If q is less than q minimum, so q is taken as q minimum. इसको लिखिए। So generator bus, so generator bus, so generator bus in this case, so generator bus in this case will be treated as PQ bus. So generator bus, so generator bus in this case will be treated as PQ bus. जनरेटर बस इन दिस केस विल बी ट्रीटेड एज पीक्यू बस, लोड बस की तरह ट्रीट करेगा। अब इसमें इसके क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, और लोड फ्लो मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखने हैं। उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे। नोट कर लिया है? नोट कर लिया? नोट कर लिया ये सब? Yes, sir. चलिए इसके न्यूमेरिकल फिर कल ही करेंगे अब, और फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कल करेंगे। Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. चलिए न्यूमेरिकल इसके कल करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।